हेलो मेरे 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ना, ये 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को हिंदी का कोई छोटा मोटा वीडियो समझकर स्किप मत कर देना, वरना ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश को सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में। ये एक वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हो ना, तो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 20 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमें तो गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता, पद्यांश भी सॉल्व करना नहीं आता, कैसे हम आंसर ढूंढ ढूंढ कर इसको सॉल्व करें। तो आज मैं इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब ये ट्रिक के साथ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बस ये एक वीडियो आपका 20 नंबर कंप्लीट करा देगा, ये मेरी गारंटी है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को नहीं देखेगा ना, समझ लो उसका नंबर कम हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ट्रिक आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों कि बस इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, फोन में नेट रखो और आराम से वीडियोस को देखो और हिंदी में 100 में 90 प्लस लेकर आओ, ये मेरा टारगेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे बच्चे गद्यांश में ही फंस जाते हैं। देखो मैं मानता हूं गद्यांश जो है बहुत ज्यादा इजी है और पद्यांश जो है गद्यांश से थोड़ा सा टफ है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है ना जो गद्यांश में ही फंस जाते हैं कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। अरे भैया ये तो बिल्कुल हलवा है, अभी देखो मैं कैसे ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करूंगा। आपको इसमें दिया क्या जाता है, देखो गद्यांश जो है टोटल 10 नंबर का आपको दिया जाता है। मतलब आपके हिंदी के किसी चैप्टर का एक गद्यांश दे दिया जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और इसके नीचे इसी गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। पांचों क्वेश्चन के लिए आपको भैया 2 2 2 2 और 2 यानी कि 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर कहीं बाहर से हमें नहीं मंगाना भैया, इसी में ही इसका आंसर मिल जाएगा। अभी देखना मैं कैसे इसका आंसर ढूंढता हूं। पहले इसको पढ़ते हैं। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए क्यों दिया जाता है, पहले इसको पढ़ो। देखो ध्यान से, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? संस्कृति की गति, ठीक है। आगे देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले यह पहचानो कि यह किस चैप्टर का गद्यांश है। पहचान सकते हो कि नहीं? देखो ध्यान से, इस गद्यांश में अगर देखा जाए तो यहां पे भाषा आ गया है बेटा। तो हमारे हिंदी में एक चैप्टर है भाषा और आधुनिकता, ये जो है उसी चैप्टर का गद्यांश है। तो आपको सबसे पहला काम यह करना है ना कि चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम आपको पहले से ही याद कर लेना है कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अशोक के फूल के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, निंदा रस के हरिशंकर प्रसाई हैं, और भाषा और आधुनिकता के प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है। यह चीज आप ध्यान रखना। अब यह तो हमें पता चल गया कि इस पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता है और इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 2 नंबर फ्री का हो गया। देखो उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए भैया। पाठ का नाम क्या है? भाषा एवं आधुनिकता, और लेखक का नाम प्रो जी सुंदर रेड्डी। इतना पहचान गए, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो आपको भैया पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। अभी आप बैठकर याद कर लो, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा यहां पे क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से, यहां से लेकर
यहां तक जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, उसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। अब कुछ बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, अरे भैया हिंदी को इंग्लिश में नहीं बदलना है, आपको इसी हिंदी को ही हिंदी में व्याख्या करनी है। मतलब यहां पे 3 लाइन दिया गया है, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर 5-6 लाइन में लिख दो, नंबर फिक्स है। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो इसको भी अभी मैं बताऊंगा। तीसरा देखो क्या है, अब यहां पे जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये आपको फंसाने का काम करेगा। बाकी जो दोनों क्वेश्चन नीचे हैं, ये जो है इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको गद्यांश में मिल जाएगा, लेकिन ए वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने जो है ना, भाषा में जो नए परंपरागत प्रयोग हुए हैं, उसके कारण जो परिवर्तन हुआ है ना, उस पर उन्होंने बल दिया है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। बाकी जो दोनों क्वेश्चन है नीचे ना, इसका आंसर सीधे सीधे दिया है, कुछ नहीं करना है। देखो संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? 2 नंबर। तो देखो इसका आंसर सीधा सीधा यहां पे दिया है, ये देखो, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। बस यहां से लेकर यहां तक उठाकर लिख दो, काम खत्म है। और अगर आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हो, हिंदी में बहुत ज्यादा कमजोर हो ना, तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है? संस्कृति अटूट अंग, ठीक है। तो इस कीवर्ड को आप इसमें ढूंढो। तो देखो इसी लाइन में आपको संस्कृति मिल गया, अटूट अंग मिल गया, तो यही लाइन उठाकर लिख दो। ये भी एक ट्रिक है, आपके क्वेश्चन में जो शब्द यूज किए गए हैं ना, उन शब्दों को आप गद्यांश में ढूंढो, जहां भी मिल जाए वही लाइन उठाकर लिख दो, नंबर मिल जाएगा फ्री का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा यहां पर भी दिमाग लगाना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको लिखना है, टेंशन मत लेना। 5वां, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो देखो यहां पर दिमाग लगाओ, क्या कहा जा रहा है? भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? संस्कृति की गति। देखो लिखा है, इसको थोड़ा मिलाकर पढ़ो, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी? संस्कृति की। तो यहां पे आप आंसर लिख सकते हो कि संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। बहुत आसान है, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और छोटे बच्चे तो हो नहीं, आप क्लास 12 में हो, थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, भाषा स्वयं ... करके आवश्यकता है, इसको ऐसे हम लिखेंगे। देखो बच्चों, मैंने हिंदी की पूरी कॉपी लिखना भी बताया है, YouTube पे आप सर्च करना हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको .. मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना, बस काम खत्म है। तो देखो अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे गद्यांश का ना, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डाल दो, फिर ऐसे लिखो, भाषा स्वयं ... करके आवश्यकता है। इसको इसलिए लिखते हैं ना, संकेत है ये कि हमने दोनों में से ये वाला किया है। 2 आपको दिए जाएंगे, करना एक ही होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों, उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, और लेखक का नाम प्रो.जी. सुंदर रेड्डी, लेकिन आप संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो, दोनों तरीका सही है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रो.जी. सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है ना, इसको आप ब्लैक पेन से लिखना, बाकी आप ब्लू पेन से लिखना। देख लो ध्यान से, मैंने कॉपी जैसे लिखना बताया था, उसमें सब मैंने बता रखा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया, ऐसे लिखकर आओगे तो 2 नंबर आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब इसमें कुछ है नहीं, पाठ का नाम, लेखक का नाम इसमें भी मैंने लिखा है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर फिक्स हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? देखो, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी कैसे व्याख्या लिखेंगे? तो देखो, थोड़ा बहुत चेंज करके यहां पे लिखा गया, हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक कलर से, ब्लैक पेन से, और अंडरलाइन कर देना। देखो, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने में
समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। देखो वही लाइनें लिखी हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा बहुत चेंज। और देखो 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। देखते हैं आगे भी है कि नहीं है, शायद आगे नहीं है। ठीक है, तो यहां पे भी आपका 2 नंबर इसके लिए भी फिक्स हो जाता है। मतलब उसी को थोड़ा चेंज करके लिख दो, थोड़ा अपनी तरीके से लिख दो, 1-2 लाइन ऐड करके नंबर 2 मिल जाएगा। ये ध्यान रखना, बैठना नहीं है। बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो लिखते जाओ, नंबर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने आंसर ढूंढकर अभी बताया था तीसरे क्वेश्चन का। देखो, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। यहां पर मैंने बताया था थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, तो देखो ध्यान से, ये देखो, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। बस यही उठाकर लिख दो, 2 नंबर कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन तो बहुत आसान है बच्चों। चौथा क्वेश्चन देखो, मैंने आंसर ढूंढ कर आपको दिखाया है। चौथा, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो भैया संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। मैंने बताया था, देखो यहां पे संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन होते हैं ना, उसका नंबर बिल्कुल फ्री का होता है, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्टली उसका आंसर हमें गद्यांश में मिल जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो देखो इसका भी आंसर डायरेक्टली दिया गया है। ये देखो, संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। बस 2 नंबर फिक्स, बस हो गया, 5 का आंसर हो गया। और ऐसे करके आओगे बेटा ना बच्चों, तो 10 में 10 नंबर पूरे लाओगे, ये मेरी गारंटी है। आधा नंबर भी कॉपी चेक करने वाला नहीं काट सकता, अगर आपका तरीका अच्छा है और हैंड राइटिंग अच्छी है। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह लिख देंगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब पद्यांश पे चढ़ेंगे। इसको पा कर दीजिएगा, महत्वपूर्ण पद्यांश, पूरे 10 नंबर का ये आता है। पद्यांश में क्या होता है, डायरेक्टली आंसर नहीं दिया होता। पद्यांश के लिए आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए। मैंने बताया था कुछ चैप्टर जैसे पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, ये सब चैप्टर आप जरूर पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि बिना मीनिंग निकाले इसमें काम नहीं होगा। थोड़ा बहुत हम ट्रिक लगाकर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मीनिंग तो निकालना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं यहां पे, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का क्वेश्चन है, गद्य पद्यांश है, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मतलब जो कैकेयी जी ने श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, आज वो पश्चाताप कर रही हैं राम जी के सामने। देखो वो कह रही है कैकेयी जी, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। देखो बच्चों, गद्यांश और पद्यांश का वीडियो मैं आपको अलग से भी दे चुका हूं। बहुत सारे गद्यांश, बहुत सारे पद्यांश, YouTube पे बस सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, 5 गद्यांश मैंने एक वीडियो में बताया है, जाकर देख लोगे, टेंशन फ्री रहोगे। देखो इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा निकालते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। पद्यांश में भी हमारे 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 5 का आंसर दे दो, 10 नंबर ले जाओ। तो पहले इसको पढ़ते हैं। देखो कैकेयी जी कहती है, निज जन्म जन्म जन्मांतर तक मेरे सुनते रहे जीव आत्मा ये मेरा मेरा, कि मेरी आत्मा जन्म जन्मांतर तक यही सुनती रहेगी। धिक्कार धिक्कार है उसे था महास्वार्थ ने घेरा घेरा। मतलब कैकेयी जी कहती हैं कि अब तो मेरे प्राण जन्म जन्मांतर तक यही सुनते रहेंगे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। आगे देखो, फिर वहां पे जो सभा है ना, देखो भरत जी गए हैं, भरत जी के साथ कैकेयी जी हैं, और भी अयोध्या वासी हैं, सब राम जी से मिलने उनकी कुटिया पंचवटी पर गए हुए हैं। ठीक है, अब होता क्या है, वहां जो सभा बैठी है ना, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सभाई,
चिल्लाई, वहां की सभा जो है चिल्लाती है और राम जी कहते हैं 100 बार धन्य, 100 बार धन्य है वो एक लाल की एक पुत्र की माई माता, जिस जननी ने, जिस माता ने जना है, जन्म दिया है भरत सा भाई, भरत जैसे भाई को। तो वहां की सभा कहती है कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, वहां की सभा जो है ऐसा बोलती है। फिर पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पागल सी होकर प्रभु श्री राम के साथ पूरी सभा चिल्लाई, मतलब प्रभु श्री राम के साथ पागल होकर ऐसा लग रहा है कि सभी पूरी सभा वहां पे चिल्लाई 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, उस पुत्र की मां तो धन्य है जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। पद्यांश में आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए थोड़ा बहुत, और आपको पाठ का नाम और कवि का नाम इसमें भी याद कर लेना है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इन 2 लाइनों का व्याख्या करना है, अभी हम करेंगे। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति न पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसे अनुचित कर्म कराए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि वो माई तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। अपनी महानता, इसीलिए उनको महान पुरुष कहा जाता है ना, अपनी महानता को दिखाते हैं। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। बस यही लिख दो। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे निज जन्म जन्म डॉट 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 करके लाल की माई ऐसे लिखना जरूरी है। देखो ये निज जन्म डॉट 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 करके लाल की माई। फर्स्ट क्वेश्चन था कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर फिक्स। जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उसको ब्लैक से लिख देना, मैथिली शरण गुप्त जी को, साकेत को, पद्य भाग को और कैकेयी का अनुताप को। देखो मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत फेमस महाकाव्य है साकेत। ये जो कैकेयी का अनुताप है ना, ये साकेत से ही लिया गया है। तो ऐसे भी लिख सकते हो या आप डायरेक्ट लिख दो भैया, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसकी व्याख्या करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। बस इतना लिख दो, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, एकदम फ्री का नंबर है। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो वो स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? देखो ध्यान से, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म कराए। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। ये 2-2 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं भैया, ये सपना नहीं, ये हकीकत है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं? मतलब जब कैकेयी जी प्रायश्चित कर लेती हैं तो श्री राम जी उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। 2 नंबर यहां पर भी फिक्स है। कुछ है नहीं, पद्यांश में भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए बेटा। चलो 5वां वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो ये तो बहुत आसान है। देखो ये प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाले माता धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। 2 नंबर कंप्लीट, बस हो गया।
10 नंबर फिक्स है बच्चों, अगर ऐसे पद्यांश करके आओगे। बाकी हिंदी की कॉपी कैसे लिखे उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आपको और भी पद्यांश का वीडियो चाहिए तो आप लोग YouTube पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा? 20 नंबर आपका फिक्स हो गया समझ लो। बस वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।